अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करें, लेकिन वो न्यूज़ जिसका इम्पैक्ट लास्ट वीक भी हमने देखा था और आज भी देखा गया, वो है मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन। आज जो कि 7 हफ्तों की पॉलिसी रेट अनाउंसमेंट की गई है, जिसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मेनटेन रखा है। इट मीन्स कि ये एक गुड साइन है फॉर द इकॉनमी के फर्दर कोई भी आप ट्वीट भी देख सकते हैं कि फर्दर कोई भी जो है वो एक अपवर्ड ट्रेंड बिप्स का नहीं किया गया। इट मीन्स कि यहाँ पर चीज़ें जो है वो इंटैक्ट हैं और ये भी बातें की जा रही हैं या फिर ये भी एनालिटिकल व्यूज़ मौजूद थे कि यहाँ पर पॉलिसी रेट जो है वो रिवर्स गेयर इख्तियार करेगा। लेकिन सम हाउ आज अगर ये मेंटेन रखा गया है पॉलिसी रेट, तो इट मीन्स कि यहाँ पर अभी भी काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। आने वाले दिनों में मज़ीद चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती हैं। और साथ साथ ये भी है कि बिजनेसेस पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट को हमेशा से ये देखा गया है कि अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब की बात करें तो वो हमेशा से जो पॉलिसी रेट है उसको थोड़ा उन्होंने सिंगल डिजिट में ही रखा है, स्टेबिलिटी की तरफ रखा गया है। साथ साथ अगर थोड़ा सा न्यूज़ की बात की जाए और आज की अगेन एक और न्यूज़ देखें तो वो है रुपी एप्रिसिएशन। वाओ, इट्स लाइक लास्ट वीक से कंसेक्यूटिव डेज से हम देख रहे हैं एक पॉजिटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस रुपी की, और एक अच्छी परफॉर्मेंस इसलिए भी देखी जा रही है कि यहाँ पे एक मेंटेन्ड चीज़ें या फिर स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो काफ़ी हद तक निशानदेही की जा रही है। तो रुपी की एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेसेस के लिए। स्टॉक मार्केट ने भी बिहेव किया है। लास्ट वीक भी हमने देखा था कि मार्केट के नंबर्स स्ट्रांग होते हुए दिखाई दिए, बुल रन होता हुआ दिखाई दिया। इस वीक के अंदर भी हम नज़र डालें तो आज वीक का पहला दिन है, वीक का आगाज़ पॉजिटिव नोट पे होता है। साथ साथ 42,000 का लेवल जो है वो मार्केट के अंदर इंटैक्ट दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे 42,000 साइकोलॉजिकल बैरियर अबव मार्केट का क्लोजर होना, साथ साथ पूरे वीक का एक ट्रेंड शो होना, एक पॉजिटिव जेस्चर प्रिवेल करते हुए दिखाई दे रहा है। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 42,085.25 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 42,441.29, लोअर वाज 42,071.67 एंड फाइनली क्लोजर 42,211.64। एक छोटे से स्पैन में मार्केट की ट्रेडिंग देखी गई। आपने देखा 126.39 का इजाफा देखा गया। टर्नओवर में करंटली 240.19 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। फ्राइडे के मुकाबले में डिक्लाइन देखा जाता है। 73.03 मिलियन शेयर्स का वैल्यू इज गुड 10.53 बिलियन रुपीस। लास्ट वीक में भी हमने यही चीज़ कॉमन देखी और अभी आज के दिन भी हम देख रहे हैं कि वैल्यू जो है वो 10 बिलियन रुपीस के एंड देयर अबाउट दिखाई दे रही है रेडी मार्केट की। वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। WTL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.03 के इजाफे के साथ 1.63 पे क्लोजर। 31.15 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। पेल सेकेंड स्कोर पे 1.21 का गेन दिखा गया, काफ़ी अरसे बाद लाइमलाइट में देखा। 17.45 पे क्लोजर। 27.14 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली नन अदर देन TRG, जो कि पूरे वीक के अंदर भी हमने देखा 7.29 का इजाफा देखा गया। 151.43 पे क्लोजर। 26.74 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स, मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे अगेन पॉलिसी रेट के हवाले से, जो कि आज अनाउंसमेंट भी है और साथ साथ हमने ये अनाउंसमेंट के बाद जो एक इम्पैक्ट आएगा पोस्ट इम्पैक्ट वो भी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी थी, बाद में भी आई है। क्या ट्रेंड शो हो रहा है, आने वाले वीक्स में जो फर्दर अनाउंसमेंट की जाएगी उसमें क्या इम्पैक्ट होगा और बिजनेसेस कितना ज़्यादा इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं, तो ये हम आज डिस्कस करेंगे। साथ साथ रुपी की एप्रिसिएशन, जो कि मैंने पहले ही बताया बहुत ज़्यादा मार्केट के लिए और ख़ासकर जो एक हम कह सकते हैं इकोनॉमी के लिए जो एक क्योस बिल्डअप हो रहा था, एक पैनिक बिल्डअप हो रहा था, उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको थोड़ा सा क्वाइट एंड काम करने के लिए बहुत ज़रूरी था। तो क्या रीजंस थे कि रुपये ऊपर जो है वो काफ़ी आ रहा है और डॉलर जब ऊपर आ रहा था तो उस वक्त क्या रीजंस थे, क्या हमारी जो है वो लैकिंग थी, वो आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ एक और चीज़ जो कि मार्केट के हवाले से है, मार्केट की परफॉर्मेंस फिनोमिनल दिखाई दे रही है, इसमें क्या क्या ट्रिगर्स हैं और फर्दर जो कि FATF की अभी अनाउंसमेंट होगी तो और मज़ीद कितना बूस्टअप मिल सकता है, आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अफरोज़ मर्चेंट साहब, आप CEO हैं मर्चेंट सिक्योरिटीज़ के, और साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे शमसुल इस्लाम साहब, आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और इकोनॉमिस्ट भी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सो अफरोज़ मर्चेंट साहब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं आपसे। क्या दिखाई दे रहा है
ایک اکانومک کنڈیشن اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے بعد چیزیں بالکل ہی چینج ہو گئیں, ڈالر کی اپریسیشن سے ڈپریسیشن میں کنورٹ ہو گیا, اکانومی کے نمبر جو کہ ایک فیئر کریٹ کر رہے تھے وہ بھی کوائٹ ہو گئے, ساتھ ساتھ مارکیٹ نے بھی بیہیو کرنا شروع کر دیا. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, پہلے تو آپ نے جو ذکر کیا روپی جو ہمارا ڈپریشیٹ ہو رہا تھا, اور آئی تھنک اٹ واز ان نیسسری, بیکاز دیکھیں اگر 250 روپے یا 245 پہ 250 پہ پہلے بھی کب مارکیٹ میں گیا, پھر 245 اس مرتبہ کب مارکیٹ میں گیا, اس سے پہلے بھی 240 انٹر بینک ٹچ کیا, پھر 2 نیچے آیا, پھر اب دوبارہ جو ہے وہ انٹر بینک اور 220 اینڈ لیس دین 220 اب ہو گئی ہے. تو یہ تو آئی تھنک 217 پہ بھی ٹریڈ ہوا, یہ پرائمریلی ہولڈنگ کی وجہ سے ہوا. اور میں کہتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب کے آنے سے پہلے ہی لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ہولڈرز ہیں ہی ول ڈیل ویری اسٹرکٹلی ود دیم. تو انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کے ڈر سے ہی پہلے ہی انہوں نے جو ہے وہ بیچنا شروع کیا. دیکھیے, میں ایک بہت جنرلی میں بات کروں ہولڈنگ سے, یہ ڈالرز کی ہولڈنگ سے ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں, اس ملک میں ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں. ہمارے جو گرینڈ فادرز یا گریٹ گرینڈ فادرز جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہے, اگر ہم ہولڈنگ سے اگر لیٹس اسیوم فار اے مومنٹ نو بڈی انویسٹ ان پراپرٹی اور اسٹاکس اور اینی تھنگ, اگر ہر کوئی ڈالر لینا شروع کر دیں تو ڈالر تو 500 روپیہ بھی ہو جائے گا اور 600 روپیہ بھی ہو جائے گا. لیکن آپ یہ ڈینٹ کر رہے ہیں آپ اپنے ملک کو, آپ یعنی کوشش کر رہے ہیں تباہ کرنے کی. تو میری تو سب سے گزارش ہوگی, I always believe in preaching what I practice. I purchase dollars only when I'm traveling. اس کے علاوہ I never purchase dollars holding کے لئے کہ اب 220 کا ہے 240 کا ہو جائے گا. یہ I think یہ productive investment نہیں ہے, اور نہ ہی ایکسپورٹر کو, نہ ہی انڈسٹریلسٹ کو, نہ ہی منی ایکسچینج کمپنیز کو, بینکس کو, کسی کو بھی انڈیویجولس کو یہ ہولڈنگ نہیں کرنی چاہیے. اس سے کوئی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہوتی ہے, پاکستان کو آپ نقصان پہنچاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یورپی کی ڈار صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, 200 سے اوپر ویلیو نہیں ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کچھ ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز اور کچھ فنڈس آنا شروع ہو جائیں گے تو آپ یہ دیکھے گا کہ 200 کے قریب یہ سٹیبلائز ہوگا. یہ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو کیوس بلڈ اپ کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی کرٹکس کے تھرو یا پروٹیسٹ کے تھرو, دھرنے کے تھرو, تو یہ ہولڈنگ کے تھرو بھی جو ہے وہ کیوس بلڈ کرنے کی آپ سمجھتے ہیں کہ سازش کی جا سکتی ہے؟ ہاں بالکل. یہ دیکھیں, یہ تو دس از لائک پرہیپس پولیٹکس میں یہ ہوتا ہے. آئی تھنک وہی اس میں بھی میں یہی کہوں گا, ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ہمیں اکانومی کو پہلے ہمیں فوکس کرنا چاہیے. وی آر دس ٹائم وی آر گوئنگ تھرو ویری ڈیفیکلٹ کرائسس, جو فلڈس کی وجہ سے ہمارے کرائسس, دس از ناٹ اے ٹائم ٹو پلے پالیٹکس. یہ جو ٹائم ہے ہمارے اتنا نقصانات ہوئے ہیں, تو ہمیں آئی تھنک ویل ہیو ٹو every political party is to think about politics. جی بالکل بالکل. اچھا افروز صاحب, آج پالیسی ریٹ کی بھی اناؤنسمنٹ کی گئی, ان چینج رکھا گیا. چلیں, ہمارے ساتھ اوور کال عقیل کریم ڈیڈی صاحب موجود ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں, سی ای او آف ایکوٹی گروپ, چیئرمین آف ایکوٹی گروپ. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام, تھینک یو. سر سب سے پہلے یہ بتائیے, پالیسی ریٹ کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے, اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے بعد چیزیں کافی مینج دکھائی دے رہی ہیں, اکانومی پہلے ہی جو ہے وہ میس اپ ایک دیکھا جا رہا تھا, لیکن اب جو ہے وہ کافی کنٹرولڈ ہو گیا ہے. واٹ ڈو یو سے سر؟ میرا خیال ہے بہت اچھا ڈیسیزن ہے, سینٹرل بینک نے بہت اچھا ڈیسیزن لیا ہے, کیونکہ انٹرسٹ ریٹ اگر یہاں سے بڑھتا ہے تو آپ کی اکنامی کافی سلو ہو جاتی ہے, آلریڈی سلو چل رہی ہے, لیکن ڈیفینیٹ اس میں آج کا ان کا یہ جو ڈیسیزن ہے اس میں ہم دیکھیں گے آپ کی مارکیٹیں بھی آگے پرفارم کرنا شروع ہو جائے گی, کیونکہ ان چینج رکھنے کا مطلب آنے والے دنوں میں انٹرسٹ ریٹ نیچے بھی آ سکتے ہیں. پچھلے دنوں ٹی بل آپشن بھی ہوا تھا, اس کے بھی ریٹ نیچے آئے تھے سلائٹلی, اور آج شاید وہ ان چینج بھی اسی وجہ سے ہوا ہے, اور آنے والے دنوں میں مجھے لگ رہا ہے انفلیشن کے نمبر بھی نیچے آئیں گے, کیونکہ روپی بھی کافی آپ کا اسٹرانگ ہوا ہے. تو بہرحال اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں سینٹرل بینک کے. سر اس کے ساتھ ساتھ اوور آل اکانومی کو کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ایک طرف پاکستان اکانومک سچویشن میں, دوسری طرف فلڈ افیکٹیز, پاکستان کو کلائمیٹ چینج کا بھی سامنا ہے. دیکھیں اس وقت جو سچویشن ہے نا, یہ کسی دنیا کے کسی بھی ملک کی اچھی نہیں ہے, اور ہم تو ویسے پرابلم میں تھے.
تو ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ بہت اچھی کنڈیشن ہو جائے گی، لیکن اس بری سچویشن میں اس وقت جو کنڈیشن ہے اس کو ہم برا نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم بہتر کہہ سکتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے فلڈ وغیرہ کا ایشو بھی اپنی جگہ پہ ہے، اور ابھی پانی نیچے اترنا بھی شروع ہو گیا ہے، لیکن ساتھ میں دنیا وغیرہ کے جو کرنسی ویکنس دیکھ رہے ہیں پوری ورلڈ وائڈ، ایک ڈالر اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے، تو ڈیفینیٹ ہماری امپورٹ کا بل زیادہ ہے، ایکسپورٹ کا نہیں ہے ہمارے. لیکن یہ ہے کہ پچھلے 2 مہینے کے نمبر ہمارے برے نہیں آئے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ شاید ہو سکتا ہے بہتر بھی ہو جائے. تو بہت زیادہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اچھا ہونا تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہاں اب بہتر کنڈیشن میں ضرور. اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ ڈالر کے حوالے سے جو ایک اب ڈیپریسیشن اسٹارٹ ہوئی ہے، روپی اپریشیٹ کر رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے یہ مینیپولیشن تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوا تھا، کیا ریزنز تھے؟ دیکھیں، ہم جب روپی کو فری فلوٹ چھوڑ دیں گے تو پاکستان تو بہت ہی چھوٹا ہے، کمزور ہے. پاکستان کے بزنس مین بڑے امیر ہیں، اور پھر آپ کی بینک بہت بڑے اسٹرانگ بینکس ہیں. تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ڈالر کی جو بائی سیل تھی اس کا ڈفرنس 10-10 روپے کا تھا، جو میں سمجھتا ہوں ریگولیٹر کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو روکے. اور اگر انہوں نے یہ اسپیکولیشن روکی ہے تو بہرحال یہ اچھا اقدام ہے، اس کی تعریف کرنی چاہیے، اور کسی کو بھی الاؤ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کے روپی سے وہ زیادہ کھیلے، کیونکہ سب سے بڑا لوزر گورنمنٹ آف پاکستان ہوتا ہے اگر روپی ویک ہوتا ہے. تو انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان لوزر ہوتا ہے. تو ایک چیز یہ طے ہے کہ اگر اس طرح ہم نے اپنے ڈیسیزن لیے تو ڈیفینیٹ ہم ملک کے کو جو کرائسس کی طرف جا رہا ہے اس کو کرائسس سے ہم روک سکتے ہیں انشاءاللہ. اس میں سب کو مل جل کے کام کرنا ہوگا. ایگزیکٹلی سر. ون لاسٹ کوسچن، مارکیٹ کی کنڈیشن کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک پازیٹیوٹی لاسٹ ویک بھی ہم نے دیکھی. دیکھیں، ایکویٹی مارکیٹ پرفارم کرے گی کیونکہ انٹرسٹ ریٹ نہ بڑھنا یہ شاید ہمارے لوگ ایکسپیکٹ تو کر رہے تھے، لیکن اب جب جو بھی مانیٹری پالیسی آئے گی تو لوگ ظاہری بات ہے کہ کموڈیٹیز پرائز وغیرہ تو کافی نیچے بھی آئی ہوئی ہے، تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہوگی، اور روپی اسٹرانگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امپورٹ بل کم ہونا، تو لوگ کی ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ آنے والے دنوں میں انٹرسٹ ریٹ نیچے آ سکتے ہیں، اور یہی چیز ہے مارکیٹ میں نئی ریلی دکھا سکتی ہے. چلیں سر، ویل ایف اے ٹی ایف کے بارے میں بھی سر اگر جاتے جاتے آپ بتا دیں کیا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ بہت آپٹمسٹک تھے ہمیشہ سے ہی کہ ایف اے ٹی ایف میں سے ہم اس بار نکل جائیں گے، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے. ایف اے ٹی ایف سے تو ہم نکل ہی جائیں گے، اب اس میں وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بھی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، بڑا کام کیا تھا انہوں نے، اور انہوں نے بھی آ کے فوکس کیا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اسی طرح ہماری خواہش ہے کہ یہ ہر جگہ مل جل کے کام کریں تاکہ یہ ملک آگے. سر ویسے یہاں پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ تمام کولیشن گورنمنٹ کو ہی سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ سب نے اپنے اپنے حصے کا کام کیا ہے، اور چیئرمین اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دیکھیں، میں نے کہا نا کہ سب اپنی اپنی جگہ محنت کر رہے ہیں، اور یہ محنت ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹی ایک ٹیبل پہ بیٹھیں، سب اپنے اپنے غصے ختم کریں، اس ملک کو مضبوط کریں. ملک کو مضبوط کرنے کا مطلب پاکستانی عوام کو مضبوط کریں، اور جب عوام مضبوط ہو جائے تو پھر 2-4 موقع مار دینا بعد میں. رائٹ، سیاست بعد میں کریں، ابھی ریاست کے بارے میں سوچیں، یہی وقت ہے سوچنے کا. ویل تھینک یو سو مچ. عقیل کریم ڈیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کافی ڈیٹیل انالیسز اور بہت ہی شارٹ ٹائم میں ہم نے کافی ساری چیزیں پوچھ لی. افروز صاحب بھی موجود ہیں اور شمس صاحب نے بھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے. تو افروز صاحب، ہم پالیسی ریٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، سو پلیز پالیسی ریٹ کا جو ایک امپیکٹ آئے گا، جیسے کہ عقیل صاحب نے بھی کہا کہ صنعتیں چلتی ہیں تو ہی ملک چلتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، پالیسی ریٹ اگر آپ سپٹمبر کا انفلیشن دیکھیں تو 24% تھا. اگست کا انفلیشن جو آل ٹائم ہائی کہنا چاہیے وہ 27% پہ تھا، اور سپٹمبر میں کم ہونا شروع ہو گیا ہے. یعنی الحمدللہ انفلیشن ہمارا کم ہونا شروع ہو گیا ہے، لیکن ایک رسک فیکٹر اپنی جگہ فلڈس کا ہے، بیکاز جو فوڈ کا باسکٹ ہے وچ از اباؤٹ 1/3 سی پی آئی کنزیومر پرائس انڈیکس انفلیشن میں 1/3 35% تقریباً فوڈ کا باسکٹ ہے. اگر وہ کراپس، کیونکہ شارٹ ٹرم کے لیے ہمیں فوڈ انفلیشن ابھی بھی کم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے جی، وہ بھی ایونچولی دیکھیں فلڈ کا جیسے ہی ان کا
जो रिहेबिलिटेशन शुरू हो गया है, प्लस अब अगले साल के लिए इट विल बिकम मोर फर्टाइल, फर्टिलिटी हमारी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इवेंचुअली फ्लड के हम कहते हैं जब कोविड के बहुत सारे नुकसानात हुए लेकिन कुछ जो फ़ायदे हुए, अब इसी तरह फ्लड्स के हमारे बहुत सारे नुकसान हुए, अल्लाह करे नहीं होते हैं, लेकिन उसके एक एग्रीकल्चर को फ्यूचर में इवेंचुअली काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। जी शब साहब, क्या कहेंगे इंट्रोडक्टरी कमेंट में कि अगर थोड़ा सा इकॉनमी के हवाले से देखें, आज के टॉपिक्स भी हमने यही रखे हैं, क्या दिखाई दे रहा है रुपये की अप्रिसिएशन और साथ साथ जो है वो मार्केट के नंबर्स? देखें जी, रुपये तो आपको पता ही, आप याद होगा हमने कई प्रोग्रामों में आपको बहुत पहले कहा था कि ये बैंक्स और जो एक्सचेंज कंपनीज हैं वो प्ले कर रही हैं और उन्होंने एक कार्टेल बनाया हुआ है और स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा हुई थी जिसकी वजह से आपका रुपये जो है काफ़ी ज़्यादा डेप्रिशिएट कर गया अगेंस्ट US डॉलर। लेकिन अब क्योंकि उसके कुछ तब्दीली आई है, क्योंकि बात यह है कि एक मैसेज जाता है आप कितने लीनियंट और कितने स्ट्रिक्ट हो। तो पिछली जो उसमें था कि कुछ लीनियंसी दिखाई गई, रेगुलेटर ने भी अपना वो काम नहीं दिखाया जिस तरह दिखाना चाहिए था, उसकी वजह से बैंक्स ने अपना कार्टेल बनाया और कोई अराउंड 27.7 बिलियन का प्रॉफिट एक बहुत छोटे वक्त में जो कमाल है ना, अननेचुरल प्रॉफिट होता है। और अब जब स्टेट बैंक ने उनके नाम रिपोर्ट किए हैं तो अब हुकूमत से अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आइंदा के लिए एक एग्जाम्पल सेट करें और इन बैंक्स को जो है और इन एक्सचेंज कंपनीज को फाइन करें और हैवी पेनल्टी करें। और इससे सबसे बड़ा जो बैंक्स के ऊपर जो फाइन होता है, पेनल्टी होती है, वो ये होती है कि आप उनका इंटरेस्ट रेट जो आपने बहुत हाई पे ले गया उस पर भी बहुत कमा रहे हैं, वो उस इंटरेस्ट रेट को भी कम कर देना चाहिए ताकि इनका जो बैंकिंग स्प्रेड है बहुत ज़्यादा रखा हुआ होता है, उस पर ये कमाते हैं। तो आप अगर इनके ऊपर कोई भी पेनल्टी लगाते हो तो अल्टीमेटली पास ऑन करते हैं ये कंज्यूमर के ऊपर। आपकी चेकबुक का रेट अगर देखें कि वो अगर बढ़ रहा है तो उसके ऊपर जो SR भी कलेक्ट कर रहे हैं वो भी मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट से जा रही है। तो बैंक्स तो हर तरफ से कमा रहे होते हैं। इकोनॉमी को ठीक करने के लिए सबसे पहले रेगुलेटर का रोल होता है, उसको ठीक जब आपने देखा होगा फाइनेंस मिनिस्टर साहब के आने की न्यूज़ आई, इसहाक डार साहब की सिर्फ एक न्यूज़ ही आई कि इसहाक डार साहब आ रहे हैं, उस वक्त ही चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई। रुपये कह रहे थे कि डॉलर डार को सलामी दे रहा है, इस टाइप की हमने एक सुर्खियाँ भी देखी। क्या आपको लग रहा है इम्पैक्ट आने वाले दिनों में, और खासकर जो एक मैनिपुलेशन करने वाला जो तबका था वो कितना ज़्यादा डर फील कर रहा है? देखिए अभी भी गुंजाइश है कि डॉलर का रेट और नीचे जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी में जो है आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में वाइबिलिटी देखी जाती है कि वर्केबल कितना है, कहाँ पर एक्सचेंज रेट वर्केबल होता था। जब आपका पुराना जब रेट 247, 47, 8, 9 पे गया था तो वहाँ पर वर्केबल नहीं रहा था। कोई चीज़ इंपोर्ट करता है तो उसका बायर अगर उससे खरीद नहीं सकता तो उसके लिए अनवर्केबल हो जाती है। और इम्पोर्टर्स के ऊपर भी हमने एक लीनियंट छोड़ा हुआ था कि फ्रीली कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर ले। तो अब स्टेट बैंक ने जो उनके पास रिस्ट्रिक्शन लगाई है उसकी वजह से कुछ अननेसेसरी इंपोर्ट जो है वो रुक गई हैं। दो के रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्री का है वो भी इसकी लपेट में आया, उसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री चलेगी तो आपकी जॉब क्रिएशन होगी। और साथ ही आपकी जो खाने पीने की चीज़ें उस पर भी वो भी उस रिस्ट्रिक्शन में 50,000 की आ गई थी। उसकी वजह से आपने देखा कि कुछ खाने पीने की चीज़ों की भी चीज़ें महंगी हुई जो हम इंपोर्ट करते थे। तो हमें एक बैलेंस पॉलिसी बनानी पड़ेगी, अननेसेसरी चीज़ों की इंपोर्ट को रोकना होगा। और मॉनेटरी पॉलिसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो जहां मैंने देखा है कामयाब होती है, जहां पे इंटरेस्ट रेट आप देखें तो 3-4% से ऊपर कभी नहीं गया, हिस्टोरिकली कभी नहीं गया। वहाँ की जो रेगुलेटर है वो ये करता है कि एक्सचेंज रेट के जरिए अपनी जो है मॉनेटरी पॉलिसी को दुरुस्त रखता है। हमारे यहाँ माजी में जो अब रिसेंट पास में जो हुआ देखा गया कि दोनों टूल्स को, एक्सचेंज रेट को भी यूज किया, उसको भी रेट आपका रुपये को डिवेल्यू किया और साथ ही आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया और 15% पे आ गया। देखिए ना, आपके ये ग्रोथ नहीं, उन्होंने तो इसको कॉन्ट्रैक्शन पे लाना था, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के बजाय आपका इन्फ्लेशन शूट कर गया वो। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन पे लाने के लिए फिर वो अगेन है ना कि आपकी सारी इकोनॉमी भी तो डॉक्यूमेंटेड होती है, सारी चीजें भी तो आपकी टैक्स के हवाले से प्रॉपर होती। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी इकोनॉमी कितनी डॉक्यूमेंटेड है, हमने कितनी डॉक्यूमेंट कर रही है। हम तो आज भी बैंक में अकाउंट खोलने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। बैंकर्स के पास आप अकाउंट खुलवाने जाए जब तक आपकी पूरी वेरिफिकेशन हो जाती है, इतना तो कहते हैं रिश्ते के लिए किसी लड़के की वेरिफिकेशन नहीं होती जितनी अकाउंट खोलने के लिए। दुनिया में आज आपने यूएसए में अकाउंट खोलना, आप यहाँ बैठी हैं, आप अपना अकाउंट खुलवा सकती हैं। दुनिया में अगर विजिटर्स टूरिस्ट जाते हैं तो वो अपने पासपोर्ट की बेस पे अकाउंट खुलवा सकते हैं। हमारे साथ तो ये FATF का एक रवैया ऐसा आया और उसके बाद फिर हमने उसको एक समझ लिया कि हमने बैंक अकाउंट खोलना ही नहीं है। ये एक ज्यादती हो गई इकोनॉमी के साथ कि वो सारा कैश जो बैंक में जाता था, जो इन्वेस्टमेंट होती है लोगों की, वो उसी पैसे से आती है ना, अब वो सारा चला गया आपकी पैरेलल मार्केट के अंदर। जो आपकी एजनास की मार्केट थी वो आप 50%
पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, फूड ग्रोइंग कंट्री है, वहाँ 27% अगर अगस्त का इन्फ्लेशन होता है, सितंबर में 24, इस अलार्मिंग कि आपने एक कुछ ऐसा करने दिया इन लोगों को। बिल्कुल सही। अफरोज साहब, ये तो वही बात हो गई जो हम स्टार्ट में बात कर रहे थे, इतना कैओस फैलाया गया, आपने जब अपने मुल्क के लिए इतना क्रिटिक्स कर दिया, इतना ज़्यादा बता दिया कि हमारे मुल्क में इतने बुरे लोग हैं, हमारे मुल्क में ये हो रहा है, तो फिर तो लोग भी जो है वो आपको बुरी नज़र से ही देखते हैं ना। लेकिन जब आप एक अच्छा इमेज देंगे, अब आप मार्केट की बात करें, स्टॉक मार्केट के अंदर जो डिविडेंड्स पे आउट्स हो रहे हैं या वो कंपनियां जो प्रॉफिट बना रही हैं, आप समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उन कंपनीज को भी एज एग्जांपल हम जो है वो देख सकते हैं कि उन्होंने कितना प्रॉफिट जो है वो कंसिडर किया है इस बारी खाली अगर आप देखें जो कितने बुरे हालात थे। तो आप समझते हैं कि एफडीआई अगर अट्रैक्ट करने की बात होती है तो सिर्फ यही एग्जांपल्स काफ़ी हैं? देखिए, एफडीआई मैं तो समझता हूँ कि अगर हमारे सिर्फ एक एफएटीएफ का मैं समझता हूँ 18 से 22 जो मीटिंग है, ट्यूसडे 18 अक्टूबर और फ्राइडे 22 अक्टूबर को अनाउंसमेंट होगा, अल्लाह ने चाहा फॉर ऑल नॉन पॉलिटिकल रीजंस तो हम एफएटीएफ से हमें निकलना चाहिए। कोई पॉलिटिकल रीज़न आ जाए तो एक अलग कहानी है, बट अल्लाह ने चाहा तो हम निकलेंगे। तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखें, ओवर 80% कंपनीज ने लास्ट ईयर उनकी अर्निंग्स भी बेहतर भी है, उनके डिविडेंड्स भी बेहतर हुए हैं। तो ये मुल्क में अगर हमारी मार्केट को देखें, जो मार्केट को मेजर किया जाता है प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल्स, 4 की प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल पे दुनिया में कोई मार्केट नहीं मिलेगी। हमारी मार्केट भी 75 ईयर लो है, इससे नीचे मार्केट कभी गई नहीं है। इंडिया की मार्केट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 40 की पी पे ट्रेड करी है, हमसे 10 गुना ज़्यादा महंगी है, प्राइमरी बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। लेकिन मैं समझता हूँ अब चीज़ें हमारे यहाँ भी बहुत बेहतर हो रही है और इवेंचुअली अब चीज़ों को बेहतर करने का भी वक्त है जी। अब वक्त नहीं है कि हम लड़ाई झगड़े और जो है वो थोड़ा सा स्टुपिडिटी में या अपने फ़ायदे के लिए जो है वो निकाल लें सारा काम। बिल्कुल, देखिए मैं समझता हूँ कि हर गवर्नमेंट, हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट अपने हिसाब से मेहनत करती है, सब कुछ करता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मैं स्ट्रीट पॉलिटिक्स से मैं थोड़ा सा आई एम नॉट इन फेवर। आई ऑलवेज गिव एग्जांपल ऑफ माय टू माय फ्रेंड्स अबाउट यूएसए कि वहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, कोई आपको कोई एक जलसा करने की तो इजाज़त नहीं होती है, वो टीवी में आके डिबेट कर सकते हैं। यू नो ये पॉलिटिक्स शुड बी, यू नो पार्लियामेंट में हमारे चीफ जस्टिस ने भी कहा पीटीआई को कि आप पार्लियामेंट में आए, यू नो यू हैव टू फाइट इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन होनी चाहिए कि ठीक है चेक एंड बैलेंस हो। तो ये स्ट्रीट जो है आई थिंक इससे तो ये इतना पैसा जो ज़ाया हो रहा है वो तो फ्लड्स में अरबों रुपए के हिसाब से रोज़ाना एक जलसे का खर्चा है, वो तो फ्लड्स में मैं समझता हूँ पीटीआई को डोनेट कर देना चाहिए। तो एज फार एज दे हैव डन सम गुड वर्क एज वेल ड्यूरिंग दैट टेन्योर, लेकिन ये जो चीज़ है हमारे मुल्क में ख़त्म होनी चाहिए। ये जलसे का जो निज़ाम है, इलेक्शन का जो एक एग्जैक्टली इलेक्शन, धरना, जलसा, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन शुड बैन दिस। 3 महीने पहले इलेक्शन से 3 महीने पहले डिबेट हो, जैसे यूएसए में प्रेसिडेंशियल डिबेट होते हैं, हर पार्टी के चीफ को इक्वली टाइम दिया जाए। जो लीडिंग हमारे चैनल्स है, जिसमें गवर्नमेंट चैनल है, प्राइवेट चैनल्स है, तो ये आई थिंक ये अब इस किस्म की सियासत होनी चाहिए। स्ट्रीट पॉलिटिक्स में मुल्क को नुकसान हो रहा है। अच्छा, साथ साथ अगर थोड़ा सा पाकिस्तान की एक रिलेशनशिप की बात की जाए तो अब बड़ा स्ट्रॉन्ग समझा जा रहा है पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशन या मल्टीलैटरल रिलेशन। अगर देखा जाए कि यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर वो बहुत ज़बरदस्त अपनी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक पीआर बिल्डअप की है। साथ साथ कितने ही कंट्रीज़ हैं जो इस बात को सराह रहे हैं। कल की ही न्यूज़ आप जर्मनी में आपने देखा कि जर्मनी से भी जो है वो एक रिलेशनशिप अच्छे हो गए, कश्मीर के हवाले से बात की जा रही है। आप समझते हैं कि पहले तो पाकिस्तान बिल्कुल ही आइसोलेट हो गया था, अब पाकिस्तान वापस अपनी पोजीशन पे आया जो कि की पोजीशन है, क्या मैसेज बिल्डअप हो रहा है पूरी दुनिया के लिए? देखिए, आई थिंक बिलावल भुट्टो एज अ फॉरेन मिनिस्टर इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। देखिए, ही इज़ अ यंग जनरेशन, करंट जनरेशन में है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हुए हैं। और उनकी मदर को देखें, बेनज़ीर ग्रैंडफादर को देखें, तो दे हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर, डिप्लोमेट्स कहना चाहिए, यू नो। तो और उसके अलावा मैं समझता हूँ इट्स नॉट ओनली द फॉरेन मिनिस्टर बट द मिनिस्टर फॉर स्टेट हिना रब्बानी खर,
आई थिंक शी इज़ गिविंग एक्सीलेंट इंटरव्यूज़, और वो सारे वेस्ट के जो मीडिया है उसको कवर करते हैं, उसको इनवाइट करते हैं। तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी एक कॉम्बिनेशन है। ये जो मैसेज जा रहा है, देखिए वेस्ट के अगेंस्ट आप कैसे जा सकते हैं। हमारे 80% एक्सपोर्ट्स वेस्ट में हो रहा है, यूएस एंड यूरोप। तो वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज, वी कैन नॉट किसी से भी हम लड़ाई झगड़े नहीं कर सकते हैं। चाइना से तो हमने हमेशा ही दोस्ती रखी, लेकिन वेस्ट से भी हमें दोस्ती रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज 80% एक्सपोर्ट्स हमारा आज भी वेस्टर्न कंट्रीज़ को हो रहा है। एग्जैक्टली शम्स साहब, क्या कहेंगे, हमें क्या ज़रूरत है लड़ाई झगड़े की, हमें क्या ज़रूरत है किसी चीज़ का बॉयकॉट करने की? हमें तो ये देखना है कि हमारी एक्सपोर्ट्स कैसे ज़्यादा इन्हांस हो, हमें तो ये देखना है कि हमारे काम कितने ज़्यादा इम्पोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हटके एक्सपोर्ट की तरफ आएँ, कितना ज़्यादा हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकें, क्या कहेंगे? देखिए जी, हमें अपनी पॉलिसी को सीरियसली रिवैम्प करने की ज़रूरत है। अगर आपको मैं मिसाल दूं कि पाकिस्तान ने एफटीए के बाद जो चाइना और श्रीलंका मलेशिया है, इसके बाद से कोई एफटीए नहीं किया और ना किसी ट्रेडिंग ब्लॉक का हिस्सा बना। आज दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बनी हुई है, और जहां जिन मुल्कों ने 50 बिलियन से 25 बिलियन से बढ़ा के 200-300 बिलियन पे एक्सपोर्ट ले गए, हमारे रीजनल प्लेयर्स को देख लो, वियतनाम को देख लो, इंडिया को देख लो, बांग्लादेश को देख लो, इन सब ने ट्रेडिंग ब्लॉक्स में अपनी प्रेजेंस दिखाई है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एम्बेसीज हैं, जो हमारे जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का जो रोल रहा है, वो थोड़ा सा लथार्जिक रहा है, उन्होंने काम नहीं किया और ना अपने आप को नया किसी ब्लॉक के अंदर लेकर गए। ट्रेड मिलती ही आपको ब्लॉक से, आपके जितनी भी दुनिया की ट्रेड देख लोगे, ईयू देखें, विद इन ईयू कितनी ट्रेड कर रहा है, पाकिस्तान का रीजन के साथ क्या ट्रेड है, इस पीनट कुछ भी नहीं है। हम अगर 30 बिलियन 32 बिलियन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए 230 मिलियन की पॉपुलेशन के लिए एक शर्म की बात है कि हमारा पर कैपिटा कितनी एक्सपोर्ट आएगी। पाकिस्तान को अपने आप को कंपेयर करना है, पहले रीजनल ममालिक के साथ अपनी इंटीग्रेशन करें, अपने को तो बिल्कुल ना के बराबर होना चाहिए। देखिए मैं कहता हूं नहीं मैं सॉरी, मैं इसके अगेंस्ट बनी हूं कि इंपोर्ट है तो एक्सपोर्ट है दुनिया में। लेकिन शम्स साहब, हमारी अपनी डिमांड है ना, इसको फुलफिल करने के लिए हमारी अपनी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होनी चाहिए कि अपनी प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जाए। देखें, दो चीज़ें होती हैं। पहले या तो आप अपनी इकोनॉमी को डोमेस्टिकली इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, वो आपने कभी नहीं किया। आप शुरू से 60s के बाद 70s के बाद से आपने इंडस्ट्री आपकी तबाह हुई है और नई इंडस्ट्री लगनी है। प्राइमरी इंडस्ट्री के बाद कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगी। आपने अपने आप देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, नेक्स्ट डोर आपका जो है इंडिया है, 90s में उसकी एक्सपोर्ट कितनी $17 बिलियन की थी, आज वो कितने 100 बिलियन पे चला गया। इंपोर्ट खोली जाती है, रॉ मटेरियल दुनिया से मंगाएं, आप उन कंट्री से जो रिच है इन रॉ मटेरियल वो इंपोर्ट करें, बेसिक इंडस्ट्री लगाएं, उसके आपको फिर यहाँ पे वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट करें। ये सीक्रेट है एक्सपोर्ट बढ़ाने का। अगर आप ये सोचो कि पाकिस्तान में अगर 4 क्रॉप्स होती है, मैं उसके ऊपर 100 बिलियन पे चला जाऊंगा, आप 25-30 बिलियन से ऊपर कभी नहीं जाएंगे। आपकी मिनरल अनटैप्ड है आज तक। आपके पास जो है ये फॉस्फेट गैस का आजकल खादों का बड़ा क्राइसिस आता है। हमारे पास जो है फॉस्फेट के जखायर पड़े हुए हैं, हमने प्लांट लगा के छोड़े, बंद पड़े हुए हैं, हम फिर भी खाद महंगी लेके जा रहे हैं। हमारे पास मिनरल जो है बंद पड़े हुए हैं, हम रॉ मटेरियल सस्ता थ्रो अवे प्राइस पे दे रहे हैं। हमारी कॉपर, हमारा गोल्ड थ्रो अवे प्राइस पे जा रहा है। हम तो अपने आप को अफ्रीका जैसा बना के बैठे हैं। क्या पाकिस्तान अफ्रीका जैसा बनना चाहता है कि जहां वो सोल्यूशन क्या है? क्या सोल्यूशन यही है कि क्रिटिक्स इससे जरा हट के, देखिए इससे हट के मैंने आपसे कहा ना कि सीरियसली रिवैम्प करने की जरूरत है। आपका फोकस होना ही चाहिए आपकी इंडस्ट्री, आपकी एक्सपोर्ट्स, आपके लोगों के लिए जॉब क्रिएशन। ये यूथ जिसका हम क्लेम करते हैं, जो एक इंस्टेंट मेजर्स दिए जा रहे हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर आए, जैसे वी न्यू एक अट्रैक्टिव से फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो काम कर रहे हैं डिफरेंट। हमारे पास जो एक अच्छी मैसेज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जा रहा है, इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए जी, अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर वो कहूँगा कि फैशन को हम फॉलो करते हैं। रैपिडली चेंज हो रहा था, कोई ना कोई चीज़ आ रही होती है, लेकिन बेसिक्स जो काम करना है वो करने की जरूरत है। आपकी लोगों को जो आपकी इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, 75 के करीब हमारे जो कैबिनेट साइज पहुंच गया है, हमको काम करने की जरूरत है। इनको यूज़ करें, इनसे काम ले, आगे इनको लेके जाएं। जो बेसिक इंडस्ट्री अगर आपके पाकिस्तान में नहीं होगी, अगर स्टील की इंडस्ट्री नहीं है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आपके पास अगर कॉपर को यूटिलाइज करने की उसके लिए इंडस्ट्री नहीं है बेसिक, तो आपका कॉपर जो है कौड़ियों के बहुत दुनिया ले जाएगी। आपके पास गोल्ड है, लेकिन आपके पास उसको एक्सट्रैक्ट करने की मशीनरी इंडस्ट्री नहीं है। डायमंड अगर आप इंपोर्ट करके रॉ दुनिया से लाएं और यहाँ इंडस्ट्री सेट करें। आपकी मिसालें हैं, कैशू नट की मिसाल देता हूं, जो हमारे पड़ोस में हो रहा है, दुनिया भर से, अफ्रीका से, वियतनाम से, सब जगह से लाके वो खाजू बना रहा है। डायमंड वहां नहीं होता, साउथ अफ्रीका का डायमंड को वहां लाके
उसकी पॉलिशिंग उसकी वो ग्रेडिंग करते हैं, तो हम अपनी स्किल जो है इम्प्रूव जो भी करें। मैन्युफैक्चरिंग हो वो पाकिस्तान के अंदर। 65% यूथ को क्लेम करते हो कि हमारा एसेट है, उसको आपने कोई टेक्निकल नॉलेज दी उसको है? सिर्फ आप मीम्स फॉरवर्ड करने के वो लिए लगा रहे यही हैं। तो और कह रहा हूँ कि हम अपने आप को जाया कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया, मैं तो कहता हूँ इसके ऊपर भी थोड़ा हमें कंट्रोल Check रखना and balance पड़ेगा, करना वरना चाहिए। आप देखें चाइना ने क्या किया, कंट्रोल किया ना, वरना आज आप किसी को भी ये सोशल मीडिया दे दो, मोबाइल फोन स्मार्टफोन दे दो, वो किसी काम का नहीं रहेगा, एडिक्शन हो जाएगी। ये ड्रग से ज्यादा सख्त एडिक्शन है, लोगों को मिलता ही नहीं टाइम अपनी फैमिली को देने का, अपने कारोबार को देखने का, वो सब फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। ये पोस्टमैन ना बनाएं, इनको इंजीनियर बनाएं, इनको अपनी लेबोरेटरीज में काम करने वाला टेक्नीशियन बनाएं, इनको यहाँ तक इतनी स्किल तो दे दो कि 5 स्टार होटल दुनिया के खाली पड़े, उनको लेबर चाहिए, जर्मनी में आपके चाहिए, जापान में चाहिए, अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया हमारे में प्रोग्राम चाहिए। की एक बड़ी खूबसूरती है कि आप जब जब हमारा प्रोग्राम देखते हैं तो उसमें ऐसे एनालिटिकल व्यूज मिलते हैं, ऐसा एनालिसिस मिलता है जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अब शम्स साहब जो बात कर रहे हैं वो यंगस्टर्स की जो एक रेवोल्यूशनरी उनकी हम कह सकते हैं कि अपब्रिंगिंग करने की जरूरत है, इतना ज्यादा उनको रुझान दिलवाने की जरूरत है कि थोड़ा सा एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और स्किल्स की तरफ अपना रुझान, अपना इंटरेस्ट बिल्डअप करें, नहीं तो वो वेस्ट हो जाएंगे। जी प्लीज शम्स साहब। मैं ये कहता कि आप अपना ज्यादा अगर स्किल नहीं दे सकते तो खवातीन हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट बराबर हो गई हैं आबादी का ना, आप उनको सिर्फ एक नर्सिंग की, एक स्कूल टीचिंग की ट्रेनिंग दे दो प्रॉपर, जो दुनिया में मानी जाए, उसे स्टैंडर्ड पे लेकर आओ। वो आपके लिए बहुत बड़ा, आपकी एक्सपोर्ट के लिए आपका हो सकती है कि उनको बाहर पोस्टिंग, दुनिया में अब टीचर्स की, नर्सेज की शॉर्टेज है, हाउस कीपिंग की शॉर्टेज है, जहाँ पे होटल्स की इंडस्ट्री के अंदर पड़ा हुआ है, जहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ आपकी चाहिए। इसी तरह से आपके लोग जो है, टेक्नीशियन जो लोग हैं जो क्वालिफाइड हो थोड़े से, ये तगारी चलाने उठाने वाले बंदे या वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने वाले ड्राइवर, इसकी इनकम कितनी होगी? आपको $4,000-5,000 पर कैपिटा अर्निंग करने वाला बंदा जो बाहर जा रहा है वो चाहिए। आप अगर 1,000-1,200 वाले भेजेंगे तो फिर आपकी रेमिटेंस भी वही 30-32 बिलियन रहेगी। फिलीपीन की मिसाल है ना, वो क्या उसने भेजा है, उसने कौन सी टेक्निकल इंजीनियर भेजे? उन्होंने भेजा, नर्सें भेजी हैं। आपकी गल्फ कंट्रीज में सारी जगह उनके काम करिए, बल्कि फारिस में भी सारे हॉस्पिटल वही काम कर रही हैं। उन्होंने लोगों को मेल को ट्रेन करके हाउस कीपिंग का भेजा, वो होटल इंडस्ट्री में लग गए, उनकी अर्निंग हमसे ज्यादा है, वो 7.5 लाख। स्मार्टली सोचने की जरूरत है। मैं अफरोज साहब से पूछना चाहूंगी, अफरोज साहब बिजनेस कम्युनिटी इस बारे में क्या सोचती है? यंगस्टर्स हैं हमारे पास, ब्रेन ड्रेन भी नहीं करना चाहते हम, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो स्किलफुल हों और पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए काम करें। बड़ी फर्टाइल है हमारी लैंड। देखिए, इसमें जो शमसुल साहब ने जो बात की स्किल्स डेवलपमेंट की, और इसके अलावा देखिए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या लोकल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, FDI LDI दोनों मुल्क के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए बहुत सारी चीज़ों में हमारी इंडस्ट्री है वो टैरिफ प्रोटेक्शन मांगती है। जस्ट टू गिव एग्जांपल, एक पॉलिएस्टर जो हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उनका एक रॉ मटेरियल है PTA जिसको कहते हैं, वो 5 लाख टन की कैपेसिटी है हमारे मुल्क में, और हमारे मुल्क की रिक्वायरमेंट और एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। वो 10 लाख टन से ज़्यादा की हमारी रिक्वायरमेंट है। मुल्क में 5 लाख टन प्रोड्यूस हो रहा है, एक ही कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है जो प्रोड्यूस कर रहा है। तो टैरिफ प्रोटेक्शन अगर आप देंगे तो वो वो 10 लाख 5 लाख मजीद टन का वो कैपेसिटी प्लांट लगा सकते हैं। इसी तरह पॉलीप्रोपिलीन, ये भी आप टैरिफ प्रोटेक्शन इनको दें तो ह्यूज बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी एक ग्रुप है जो करने के लिए तैयार है। तो ये टैरिफ प्रोटेक्शन भी देना पड़ेगा, वरना हर चीज़ लोग चाइना से ही इंपोर्ट करेंगे, बिकॉज चाइना उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत लो है, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट सप्लायर टू द वर्ल्ड। तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी ऑफ स्केल उनको मिलता है, कॉस्ट पर यूनिट उनका लोवेस्ट है वर्ल्ड में है। तो ये हमें टैरिफ प्रोटेक्शन देने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से। और देखिए डॉलर का एक और ये भी आप देखें कि 6 महीने में इनफैक्ट इट हैज़ इंक्रीज अगेंस्ट ऑल करेंसीज, बिकॉज इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू हुआ। US FDA में इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट से 3.25%, 0.25% से 3.25% मीन्स 1200% रेज हुआ है पिछले 6 महीने में, टू कंट्रोल एंड रिड्यूस एंड कम्बैट इन्फ्लेशन। जो जेरेमी पावल जो फेड के चेयरमैन है, वो 6 महीने से इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं और अभी भी वो बढ़ाते जा रहे हैं। तो एक वजह, उसकी वजह से हमें ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हमारा जो है वो रुपी अप्रिशिएट करेगा। राइट, चलिए अगर बात कर रहे हैं हम रुपी और डॉलर के हवाले से, तो चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ।
कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,42,300 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,22,000, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर $1,679.08, ऑयल WTI पर बैरल 92.18, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $97.29। यहाँ पे ये देखने की ज़रूरत है कि ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 214 रुपीज़, सेलिंग वॉज 216 रुपीज़, यूके पाउंड बाइंग रही 243 रुपीज़, सेलिंग वॉज 246 रुपीज़, यूएस डॉलर बाइंग रही 218 रुपीज़, सेलिंग वॉज 220, चाइनीज़ यान बाइंग रही 30.91, सेलिंग वॉज 31.16। नेक्स्टली सऊदी रियाल बाइंग रही 58 रुपीज़, सेलिंग वॉज 58.6, यूएई दिरहम बाइंग एट 60 रुपीज़, सेलिंग वॉज 60.6, कुवैती दिनार बाइंग रही 706.11, सेलिंग वॉज 711.11, एंड लास्टली ओमानी रियाल 570.6, सेलिंग वॉज 575.1। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। इंटरनेशनली ऑयल प्राइस क्या इम्पैक्ट देंगे, अफरोज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, शम्स साहब भी। तो अफरोज साहब, अरब लाइट क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे WTI और ब्रांड जो है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट दैट जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है पिछले एक साल में उन्होंने हायर ऑयल प्राइसेस प्राइमरीली ड्यू टू यूक्रेन क्राइसिस वॉर विच स्टार्टेड ऑन February 25, 6 महीने में इन्होंने इतना कमाया है, उसके बावजूद अनफॉर्चुनेटली ओपेक प्लस एंड रशिया प्लस जो नॉन ओपेक है वो दोनों ने मिलके इन्होंने डिसाइड किया कि 2 मिलियन बैरल्स हम मज़ीद ऑयल की जो आउटपुट को कट करेंगे, प्रोडक्शन रिड्यूस करेंगे। तो ज़ाहिर प्रोडक्शन रिड्यूस होगा तो सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ेगी। तो ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट हुआ है, लेकिन लकीली ब्रेंट इतना नहीं बढ़ा है इन डिसीजन के बावजूद, बिकॉज इकोनॉमी इज़ नाउ मूविंग टुवर्ड्स रिसेशन। दुनिया भर की इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा रही है, तो देयर इज़ लिटिल होप कि ये इनके डिसीजन से जो है, आई होप कि ये ब्रेंट से थोड़ा ऊपर होता है। हम जो अरब ऑयल जो इंपोर्ट करते हैं अरब ऑयल, तो वो ब्रेंट से थोड़ा ऊपर होता है। आई होप कि ये $100 से नीचे ही रहे और ऊपर ना जाए। राइट, चलें जी शम्स साहब, लास्ट क्वेश्चन है आपसे। क्या दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म भी क्रिएट होना चाहिए, होप तो है, पाकिस्तानी कौम भी बहुत ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है और लोग भी ये जानते हैं कि अगर थोड़ा सा हम हिम्मत कर लें तमाम चैलेंजेस पर काबू पा सकते हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए जी, ऑप्टिमिज्म तो होना चाहिए आपके पास, लेकिन साथ में हालात भी देखने चाहिए, ग्राउंड रियलिटी क्या है। सैलाब ने आपकी इकोनॉमी को, जो एग्री इकोनॉमी आपकी पूरी बैकबोन की इकोनॉमी वही है, वो आपकी अगर तबाह हो गई और इतने लॉसेस सामने आए हैं, तो अब इतना ज़्यादा आपके पास कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। आपकी ये एक्सपोर्ट्स जो है वो कम होती भी नज़र आ रही हैं। हमें जो है अपनी नए मार्केट्स के लिए काम करना होगा। ये जो टॉप 3 कंट्रीज़ का देखें कि USA, यूरोप, अभी ये भी बात कर रहे थे कि हमारा एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा यूरोप में होता है और USA में, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि चाइना भी हमारे उन टॉप डेस्टिनेशंस के अंदर आता है। चाइना की तरफ एक बहुत बड़ी मार्केट है इंपोर्ट की, हमें पाकिस्तान को उस तरफ लेके जाना चाहिए। हमने FTA किया हुआ है, हमारी इंपोर्ट्स वहाँ से बहुत ज़्यादा है, हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम है। हमारे जो टेक्सटाइल के प्लेयर्स हैं, टेक्सटाइल प्लेयर्स को वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ अगर HM, ज़ारा अगर खुल सकता है, वहाँ पर अगर बड़े ब्रांड यूरोपियन जा सकते हैं, तो पाकिस्तानी ब्रांड भी जा सकते हैं। उनके लोकल स्टाइल में आप उनको ड्रेस करके चीज़ दो, चाइनीज़ क्यों आप हो जाएंगे आपके स्टोर के आगे? उनके पास पैसा है और उनको चेंज चाहिए, कोई नई चीज़ चाहिए उनको। अगर पाकिस्तानी जाते हैं, ये हम जो एक खौफ लेके बैठे हुए ना कि चाइना के बड़े माचो मैन है, बिजनेसमैन है, हम उनके साथ कम्पीट नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। चाइनीज़ कंज्यूमर जो मिडिल क्लास जो है, मिडिल इनकम वाले हैं, वो बड़ी स्ट्रेंथ बन के आई है दुनिया के ब्रांड के लिए और उन्होंने ही उनको लोकल जगह दी है। आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वहाँ खाने की चीज़ों की कमी हमेशा रहेगी। पाकिस्तान उस पर फूड और अपनी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की वैल्यू एडेड वहाँ पर एक्सपोर्ट करे, बहुत हुप है। वेल, थैंक यू सो मच शम्स साहब, हमारे साथ मौजूद थे। अफरोज साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। ओवरऑल आज के दिन हमने डिस्कशन की इकोनॉमी के हवाले से, साथ साथ रुपी जैसे एक फिनोमिनल परफॉर्मेंस दे रहा है, होपफुली पूरे वीक के अंदर अगेन यही परफॉर्मेंस रहे और 200 के अंदर जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है जल्दी हमें दिखाई दे, तो ये बहुत ही वेल एंड गुड हो जाएगा। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।